नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान लगातार खेतों में बने रहें ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। और किसानों की बेहतरी और उनके विकास के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी लगातार ऐसी जानकारियां किसानों तक पहुँचा रहे हैं जिसका खेती किसानी और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का लाभ लेते हुए हमारे किसान अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम की। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जम्मू कश्मीर का किया दौरा। स्थानीय किसानों से किया वादा, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का मिलेगा लाभ। नेफेड की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन। सफल महिला किसान कृष्णा यादव की कामयाबी की कहानी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हाल में जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने दूरदर्शन किसान से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पहुंचकर उन्होंने जानने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की योजनाओं का किस हद तक किसानों तक लाभ पहुंच रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस दौरे के बारे में। आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर देश के एक महत्वपूर्ण राज्य है और अभी हाल ही में सरकार ने एक महत्वपूर्ण जो आर्टिकल 370 धारा को वहाँ पर से समाप्त कर दिया गया और इसके बाद में क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्षेत्र में, इसी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, आप जो गए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, सर ये जो धारा 370 समाप्त हुआ तो आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय हो रहा है। और इसी क्षेत्र में अगर वहाँ पर देखा जाए तो सड़कों का जिस तरह से विकास हो रहा है और जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर काम हो रहा है, हॉर्टिकल्चर के अंदर काम हो रहा है और सैफरॉन के अंदर जिस तरह से कैसर का वहाँ पर पार्क बनाया गया है, सैफरॉन पार्क, ये सारे और किसानों के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वहाँ पर हॉर्टिकल्चर के अंदर भी काम किया जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर आने वाले समय के अंदर मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अग्रणीय प्रदेशों के अंदर आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्कोप है वो दूसरी जगह निश्चित रूप से है, उनसे भी वहाँ पर अच्छा दिख रहा है। और वहाँ के किसान भी निश्चित रूप से जिस तरह से मैं हमारे जाने के बाद में देखा, उनके अंदर जो उत्साह है धारा 370 हटने के बाद में, उन सभी किसानों के चेहरों पर खुशियाँ हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो कश्मीर है वो एक सुनहरा कश्मीर बने। और इस दृष्टि से भारत सरकार है वो भी काम कर रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसी तरह से सभी के प्रयासों से आने वाले समय के अंदर वहाँ पर चाहे सेब के अंदर हो तो आज सेब के अंदर भी विशेष उसके अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर उसको लिया गया है कि उसके अंदर जो सेब हॉर्टिकल्चर के अंदर सेब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करने का प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही वहाँ पर केसर का पार्क जो बना है उससे भी किसानों की इनकम बढ़ी है। और यहाँ तक कि किसानों ने तो ये भी कहा है कि जहाँ पहले हमारा केसर है वो 1 लाख रुपए के अंदर बिकता था, वो आज इस सैफरॉन पार्क की वजह से 2 लाख रुपए के अंदर सेल हो रहा है। तो किसान की इनकम निश्चित रूप से बढ़ी है। और इसी तरह वहाँ पर कंसल्टेटिव कमेटी की भी मीटिंग हमारी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए और सभी सांसद वहाँ पर पहुँचे जो एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी के अंदर है। तो उस कमेटी के अंदर भी एग्रीकल्चर के आने वाले समय के अंदर किसान की इनकम कैसे बढ़े और कैसे किसान आत्मनिर्भर बने, इन सभी दिशाओं को कैसे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको लेकर भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर बैठक रखी गई। और इसी के साथ वहाँ पर जो डीडीसी है और बीडीसी है, उनके वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रधान और जो जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उनके साथ भी चर्चा हुई और ग्राउंड लेवल पर और गांव के अंदर कैसे डेवलपमेंट किया जाए
और उनकी जो समस्या थी वो भी बताई गई। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व के अंदर प्रदेश के अंदर पूरे जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जाना हुआ और वहाँ पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर रिसर्च भी देखा। वहाँ पर जिस तरह से लैब के अंदर जाकर और किस तरह से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और नई वैरायटियाँ जिस तरह से वहाँ पर इजाद की जा रही है, और वहाँ पर उनका रिसर्च को भी देखा। और मैं सोचता हूँ कि ये रिसर्च ही है जो, जैसा कि पहले कहते थे कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो ये विज्ञान का ही कमाल है कि आज हम उत्पादन के अंदर देश का उत्पादन बढ़ा है और किसानों की मेहनत है, और इन्हीं के प्रयास से मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर देश के जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है, लेकिन सबसे सर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर अगर हमें एग्रीकल्चर में देखते हैं तो सेब है, आपके जैसे केसर की आपने बात की है, अखरोट है, फिर इसके बाद में सर बादाम है, तो काफ़ी बेशकीमती जो चीज़ें हैं वहाँ पर उगाई जाती हैं। तो सर आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है कि वहाँ के जो किसान हैं, ख़ास तौर से लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी वो पिछड़े हुए हैं, उनके इनकम के ज़्यादा स्रोत नहीं बन पा रहा है? ऐसा है कि लद्दाख के अंदर भी मैं पिछले महीने जाके आया था वहाँ पर, और वहाँ के किसानों के गाँवों के अंदर जाना हुआ और गांव के किसानों के हाल को महसूस किया, और उसके बाद में हमने तय किया है कि वहाँ पर भी ऑर्गेनिक के अंदर बहुत गुंजाइश है। ऑर्गेनिक खेती के अंदर वहाँ के किसान खेती करेंगे तो मैं सोचता हूँ उनको लाभ होगा, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस वहाँ पर बने, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इसका बजट का प्रावधान किया गया है। तो वहाँ पर क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है वहाँ पर एक अपन कह सकते हैं कि अब बर्फ़ अधिक रहती है, 6 महीने 7 महीने तक बर्फ़ ही रहती है, तो ऐसे में वहाँ पर पॉली हाउस का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। तो इस दृष्टि से भी आने वाले समय के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के द्वारा आएंगे या डायरेक्ट किसान भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये योजना के अंदर हमने रखा है ताकि किसान उस पॉली हाउस के अंदर खेती अपनी फसल को सब्जी को बो सकते हैं, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर एक याक का रीजनल सेंटर भी बनाया जा रहा है जो उसकी स्वीकृति हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर लद्दाख भी मुख्य धारा के अंदर भारत की आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का जो पैसा यहाँ से जो थोड़ा बहुत जाता था वो भी जम्मू और कश्मीर तक रुक जाता था, लेकिन लद्दाख के अंदर ये पैसा नहीं जाता था। तो अब जम्मू कश्मीर लद्दाख भी लद्दाख की कृषि भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और दूसरा वहाँ पर हमने एक मेले का आयोजन किया है, आने वाली 27 तारीख को कृषि का मेला वहाँ पर रहेगा, जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ये रखा गया मेला। उसके अंदर पूरे राज्य के किसान वहाँ पर आएंगे और उस मेले के अंदर जो वहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट है या किसान अपने उत्पादन से होने वाले उत्पाद को वहाँ पर लाएगा, और उस मेले के अंदर सब कुछ देखने को वो उनको मिलेगा जो अपने खेत के अंदर भी वो कर सकते हैं, और ख़ुद की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाकर किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। इस दिशा के अंदर उस मेले का आयोजन किया गया, और उस मेले को लेकर पूरे लद्दाख प्रदेश के अंदर एक उत्साह है और किसानों के अंदर इस मेले को लेकर बहुत जिज्ञासा भी है। और निश्चित रूप से उस मेले के अंदर मैं भी जाने वाला हूँ, और उस मेले के अंदर निश्चित रूप से वहाँ जो लोग आएंगे तो कुछ देखकर नई टेक्नोलॉजी, नई फसल है उनको वहाँ पर और किस तरह से कर सकते हैं, तो उन सारा चीज़ को वहाँ पर देखने को भी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब लद्दाख भी आने वाले समय के अंदर एक कृषि के अंदर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदेश होने वाला है, ऐसा मुझे निश्चित रूप से लगता है। तो भी आपने जाना केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के अनुभवों के बारे में। हाल में जम्मू कश्मीर वो एक दौरे पर गए थे और साथ ही वो लद्दाख भी पहुंचे। लद्दाख को लेकर किस तरह के अनुभव उन्होंने साझा किए, आइए जानते हैं।
धारा 370 से पहले, और ख़ास तौर से सर आपकी जो सरकार है उसका फोकस भी है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाया जाए, यूथ को इसमें शामिल किया जाए। तो सर धारा 370 से पहले जो युवाओं को लेकर के एक भ्रांतियाँ थीं, चाहे वो सच्चाई कितना भी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन सर अभी आप क्या देखते हैं कि वहाँ के जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख के जो युवा है वो किस तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ या किसी और सेक्टर की तरफ? ऐसा है कि युवा को अब एक उम्मीद बंधी है। पहले उनके हाथों में जिस तरह से पत्थर थमा दिए गए थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि हमारे इस जम्मू और कश्मीर के अंदर अमन चैन है और वो रोज़गार की दिशा के अंदर जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अब इस जीवन के अंदर जब उनको ऐसा लग रहा है, उनके चेहरों पर खुशियाँ थी, जिससे भी बात हुई और जिससे भी हम बात करते हैं, किसान हो, तो वो सब यही चाहते हैं कि जो लोग इस जगह को पलायन करके जा चुके थे, तो अब हमारा वो क्षेत्र है जिसके अंदर हम और अच्छा कर सकते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जो जम्मू कश्मीर की क्यारियाँ हैं, जम्मू कश्मीर का जिस तरह से हॉर्टिकल्चर है, कृषि है, और उसके अंदर और निश्चित रूप से लोगों का उत्साह है, युवाओं का भी उत्साह है, और युवा इस ओर जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवा उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवा अब इस बात को समझ चुका है कि अब हमें भारत है उस देश के जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर की भी भूमिका हो और हमारे जीवन को हम किस तरह से बेहतर बना सकें, तो इस दिशा के अंदर काम हो रहा है। और युवाओं के अंदर उत्साह निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के युवा हैं, अब वो खेती की ओर, टूरिज्म की ओर और अन्य उद्योग की ओर भी आकर्षित हो रहा है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर धारा 370 हटने के बाद में एक बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो 10,000 एपीओ बनाने की जो सरकार की एजेंडा है सर, इसमें अभी हाल में ही नेफेड ने भी काफ़ी जम्मू कश्मीर में पहल किया है वहाँ पर एपीओ बनाने के लिए। सर अभी क्या देखते हैं वहाँ पर एपीओ के क्या गुंजाइश है, कितना सर बन सकता है? पूरे देश के अंदर 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लाए, और इससे किसान अपने खुद का समूह बनाएगा। जो छोटे किसान हैं, जिनकी छोटी जोत है, 2 हेक्टेयर से कम जिनकी जोत है, ऐसे किसान अपना समूह बनाकर और संगठित होकर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट स्वयं लगाए, खुद अपनी बार्गेनिंग करे, खुद अपनी रेट फसल को अधिक रेट के अंदर दूसरे राज्यों में बेचे, दूसरे देश के अंदर वो एक्सपोर्ट कर सके। इस दृष्टि से निश्चित रूप से ये जो एफपीओ है, उनके एफपीओ के माध्यम से किसान अपने आप को संगठित करके और अपने जो फसल को अधिक रेट के अंदर वो अपनी बेच सकेगा। उसके तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो ये 10,000 एफपीओ है, इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी एफपीओ बनाए गए, जिस एफपीओ का हमने वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया है। कुछ एफपीओ का जिनका वहाँ पर सर्टिफिकेशन हो चुका है, तो उन्होंने वहाँ पर काम भी प्रारंभ कर दिया है। और एफपीओ के अंदर जैसा कि लगभग 33 लाख रुपए की भारत सरकार सहायता भी करती है, और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वहाँ पर उनको प्रोसेसिंग लगाकर वो खुद अपनी रेट तय करेंगे और खुद पैकिंग करेंगे और उसके बाद में वो बेचेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि किसान के लिए 10,000 जो एफपीओ बनेंगे, ये किसान के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। और उसी दिशा में जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसानों ने अच्छे संगठन बनाए, एफपीओ बनाए, और वो एफपीओ है उनके समूह की वजह से अब किसान है वो व्यापारी बनने की दिशा में जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत बढ़ते हैं आगे। हाल में नेफेड की एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया और नेफेड के एमडी ने क्या कुछ कहा इस बैठक में, आइए जानते हैं। लगातार 3 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर डिपेंडेंस है उसको हम कैसे कम करें और अपने बिजनेस को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में तक ही सीमित रखते हुए कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब लगभग 50% ही हमारी डिपेंडेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर है। अगर मार्केट अलो नहीं करेगी, एमएसपी से ऊपर भाव रहेंगे, फिर भी हम लोग 150 से 200 करोड़ रुपया कमा पाएंगे। ये इस तरह का प्लानिंग जो है बोर्ड के मार्गदर्शन से हमने किया है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने बैंक में भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास हमारे पास है और आने वाले समय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी बिजनेस डिसीजन हम ले रहे हैं बोर्ड के सामने लेके जा रहे हैं और बोर्ड का अप्रूवल ले रहे हैं, हम एकदम केयरफुली बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं ताकि जो पुरानी गलतियां हमसे हुई हैं उसको ना दोहराएं और नेफेड आगे जिस तरह से सशक्त होकर आगे जा रहा है इस तरह से आगे जाए और अपने देश के किसानों की सेवा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कहा कि हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को फार्म गेट तक ले जाना है। तो फार्म गेट तक अगर लेके जाना है तो उसमें हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पैक्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। उसके लिए जो छोटी सोसाइटीज हैं वो अपने प्रस्ताव कैसे बनाएं, डीपीआर कैसे बनाएं, एप्लीकेशंस कैसे सबमिट करें, उसकी गाइडेंस के लिए हमने एक पूरा वर्टिकल तैयार किया है कि जो भी हमारी सोसाइटीज जो मेंबर्स हैं अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं हमें कांटेक्ट करें, हम उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसको कैसे पोर्टल पे अपलोड करना है उसका मार्गदर्शन हम देंगे और उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। नेफेड की तरफ से हम फ्री अपनी तरफ से ये सेवा आपको देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं जिसमें गोडाउन है, वेयर हाउस है, प्रोसेसिंग प्लांट है, ड्राइंग प्लांट है, प्री कूलिंग यूनिट है, कुछ भी अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें लिखें, हमें हमारे ब्रांच के माध्यम से कांटेक्ट करें, हम उसका डीपीआर बना के आपके बिहाफ पे, क्योंकि अभी जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में है आपको किसी भी मॉर्टगेज या कोलेटरल की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोलेटरल भारत सरकार दे रही है। तो ये बहुत बड़ी हमारी सुविधा है। तो मैं सबको अनुरोध करूंगा आप इस सुविधा का, इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। मैं आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से भी आभार देता हूं कि उन्होंने एक नया कोऑपरेटिव के लिए विभाग बनाया और उससे ज़्यादा उसके जो मंत्री, पहले मंत्री जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं उनको इसका प्रभार दिया। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही लाभकारी होगा और हमारी जो सहकार जो हमारी मूवमेंट है वो और आगे इसमें बढ़ेगी। तो ये थे नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर,
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की सफल महिला किसान या फिर कहें सफल महिला उद्यमी कृष्णा यादव से, जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की, लेकिन आज उन्होंने अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर लिया है और सैकड़ों लोगों को वो आज रोजगार दे रही हैं। किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुंची और कैसे हमारी अन्य महिलाएं उनसे सीख ले सकती हैं, आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। कच्चा माल हमने मार्केट से ख़रीदा या अपने खेत में हुआ, तो कच्चे माल को हमें कैसे उसको मतलब रखना है। पहली बात तो रखने का ही आना चाहिए कि हमें मतलब जैसे एक दिन में हमारा माल अभी खेत से तोड़ के लाए, एक दिन में माल हमारा नहीं हुआ, मतलब ना हमारी लेबर कंट्रोल कर पाई उसको, तो हमें ये रखना कैसे है, पहले वो आना चाहिए, हमें उसकी ट्रेनिंग आनी चाहिए। दूसरा फिर उसकी साफ़ सफाई कैसे होनी चाहिए, उसका आना चाहिए। उसको धुल के हम कैसे धुलना है, कौन से पानी में धुलना है, इसका वो आना चाहिए। फिर तीसरा, हमें जब उसमें हमने काट लिया, काट के हमने नमक लगा दिया, तो नमक लगा के हमें कितना नमक लगाना, कैसे रोकना, वो हमें पूरा आना चाहिए। अगर वो ना आया तो फिर वहाँ भी हमारा माल ख़राब हो सकता है, तो हमें वहाँ भी घाटा आएगा। अगर फिर नमक लगा दिया, नमक लगा के फिर हमने मसाला लगाया उसमें, तो कौन कौन सा मसाला होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। साबुत मसाले लेने चाहिए हमेशा। साबुत मसाले लेके उनको मतलब अच्छी तरह भून के, जो भूनने वाले हैं, फिर उनको दल के, दला मसाला मोटा मसाला होता है इनमें चारों में, तो उसको दल के हम कैसे मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी आए उसमें, मतलब अच्छी तरह से रख रखा वो, तो उसको हमें देखना है और फिर हम उसे बनाना है। और हमने फिर उसको तेल में भर के रख दिया मसाला मिला के, तो फिर उसको मतलब किस तरह से हमें तेल में डुबाना है, तो वो हमारा मतलब 1 साल की बजाय 2 साल भी चले। और मतलब बिल्कुल ट्रेनिंग के द्वारा, कोई उसमें ना केमिकल हो, ना कोई उसमें मतलब हमारा वो हो, बिल्कुल घर जैसी क्वालिटी हो, घर जैसे अचार हो। तो हमारा कोई भी मतलब हम मतलब गर्व से कह सकते हैं कि ये भाई ये चीज़ मैंने बनाई है और ये मैंने इसमें ये चीज़ पैक करी है, तो इसको आप खाओगे तो मतलब आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको स्वाद भी मिलेगा। तो मतलब इस तरह से हम अपने माल को बनाएं और इस तरह से देंगे, तो मतलब हमारे मतलब अच्छा, मतलब हमें अच्छी उससे लाभ होगा और लोगों को अच्छा खान पान मिलेगा। लोगों को जब स्वाद लगेगा तो मतलब सब हमारे माल को ख़रीदने आएंगे और हम जो आगे बढ़ सकते हैं इससे, और आगे बढ़ के फिर हमारा जो मतलब सब मतलब एक अच्छा वो होता है, इससे अच्छा लाभ होता है। तो मैं इनके लिए यही संदेश देने जाऊंगी, जो मेरी बहनें, जो महिलाएं घर में बैठी हैं और जो गरीब लोग हैं, खासकर गरीब लोग हैं, गरीब लोग कैसे उठ सकते हैं। एक तो मतलब अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी साथ होनी चाहिए और मेहनत से काम होना चाहिए। हम मेहनत से काम और ईमानदारी से काम करेंगे तो हम पे घर में कुछ भी, जो भी काम हमारे दिमाग में, दिल में आता है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, चाहे मैं अचार का करूँ, चाहे मैं मुरब्बे बनाने का करूँ, चाहे मैं खेती में काम करूँ, खेती में मैं सब्जी उगाऊँ, चाहे मैं मतलब इसका करूँ, आटे का करूँ, तेल का करूँ। आज महिलाएं सब कुछ करती हैं। मैं खुद अपनी सारी मशीन चलाती हूँ और सब काम करती हूँ। तो मैं अपनी बहनों से यही कहती हूँ, ना कुछ करने के बजाय कुछ करें और आगे बढ़ें। घर में मतलब खाली नहीं बैठे और कुछ करें, जो भी दिमाग में आए कि भाई मेरे ये कर सकती हूँ, वही मतलब कामयाबी उसी में मिलती है जो मेरे को लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं किसी से ज़बरदस्ती करूँ कि भाई ये जो ये कर रहा है मैं यही करूँ, तो मतलब वो कभी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि दूसरे की देखा देखी हम दूसरे की चाल पर चल रहे हैं। अगर हम अपना ही लेके चलें कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ और मैं ज़रूर उसमें कामयाबी पा सकती हूँ और मतलब आत्मनिर्भर बने।
इसी के साथ ही आज के हमारे आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ें। अभी लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।